नमस्कार, रफ्तार मीडिया में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं रीना झा बालियान। खबरों का रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। चंपावत दौरे पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, साइंस सेंटर का किया निरीक्षण, जांचा काम, कहा पूरा होगा प्रदेश के छात्रों का साइंटिस्ट बनने का सपना। प्रधानमंत्री मोदी का उत्तराखंड का संभावित दौरा तय, जल्द होगा औपचारिक ऐलान। एक्सप्रेसवे के उद्घाटन के साथ ही देहरादून में जनसभा की तैयारी तेज। 2027 से पहले बिछी सियासी बिसात, हसरतें पूरी करने के लिए शुरू हुआ नेताओं का दल बदल का खेल। जनमत से नहीं है माननीयों को प्रेम। और प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत, विद्युत नियामक आयोग ने जारी किया बिजली टैरिफ, बिजली की दरों में इजाफा नहीं। और चलिए अब बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं। खबरों की शुरुआत मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के चंपावत दौरे के साथ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मंगलवार को चंपावत दौरे पर रहे, जहां उन्होंने करोड़ों रुपए की लागत से बन रहे साइंस सेंटर का निरीक्षण किया। इस दौरान सीएम धामी ने अधिकारियों से निर्माण कार्यों को लेकर जानकारी ली, साथ ही बाल वैज्ञानिकों से संवाद भी किया। और इस मौके पर सीएम धामी ने प्रतिभाशाली छात्रों को लैपटॉप भी दिए। वहीं मुख्यमंत्री ने अत्याधुनिक साइंस सेंटर की विशेषताओं को भी बताया। उन्होंने कहा कि इसमें 40 विद्यार्थियों के लिए वो तमाम सुविधाएं हैं जो उनके साइंटिस्ट बनने के सपने को पूरा करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संभावित दौरा तय, जल्द उत्तराखंड आ सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। लिहाजा पीएम मोदी के कार्यक्रम को लेकर राजधानी देहरादून में तैयारियां चल रही है। संभावना है कि प्रधानमंत्री एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करेंगे। बता दें कि पीएम मोदी के इसी दौरे को लेकर कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल का कहना है कि पीएम मोदी जब जब उत्तराखंड आते हैं राज्य को नए पद पर ले जाने का काम करते हैं। निश्चित रूप से पीएम साहब, मैं समझता हूँ भारत के आज़ादी के बाद के इतिहास में संभवतः भारतीय जनता पार्टी के पिछले 10 वर्ष के कार्यकाल में जितनी बार देश का प्रधानमंत्री उत्तराखंड आया शायद कभी ना आए हैं। तो ये माननीय प्रधानमंत्री जी के उत्तराखंड के प्रति एक लगाव, एक सहजता और उनके नेतृत्व में जिस तरह उत्तराखंड लगातार तमाम विकास की नई इबारतें लिख रहा है, ये उसी में कड़ी में एक और उनका कदम है। 2027 विधानसभा चुनाव से पहले दल बदलने का सिलसिला शुरू हो चुका है। नेताओं की जहां चाहत पूरी नहीं हो रही है, वहां से निकल जाना ही बेहतर लग रहा है। अब हाल ही में बीजेपी छोड़कर कई नेताओं ने कांग्रेस का दामन थामा, तो वहीं ज्वाइनिंग से पुराने कांग्रेसी नाराज हो गए, जिन्होंने कांग्रेस को अलविदा कह दिया। इन सबके बीच सवाल यह है कि क्या सियासी पार्टियां और नेता सिर्फ अपनी महत्वाकांक्षा पूरी करना चाहते हैं? जिस जनता के लिए राजनीति में आते हैं, आखिर उनकी कीमती वोट के साथ खिलवाड़ क्यों? देखिए रिपोर्ट। 2027 से पहले जारी है दल बदल का खेल। चाहत पूरी करने में लगे नेता, जनता की नहीं नेताओं को परवाह। कब तक चलता रहेगा दल बदल का सिलसिला? जब जब चुनाव आते हैं तब तब नेताओं के दल बदल का सिलसिला शुरू हो जाता है। अपनी महत्वाकांक्षा पूरी करने के मकसद से नेताओं को दूसरा दल भाने लगता है। अब 2027 विधानसभा चुनाव से पहले नेताओं ने दल बदलना शुरू कर दिया है। हाल ही में दिल्ली में बीजेपी के 3 पूर्व विधायक समेत कई नेताओं ने कांग्रेस का दामन थामा। बीजेपी में तवज्जो न मिलने के कारण उन्होंने पाला बदलना ही मुनासिब समझा। लेकिन जिन नेताओं ने बीजेपी छोड़ कांग्रेस का हाथ थामा, उन्हें बीजेपी फ्यूज बल्ब बता रही है। दिल्ली में जिस तरह से कार्यक्रम करके भ्रमित करने का प्रयास कर रही थी, तो कहीं ना कहीं ये लगता है कि इस तरह इनके दिल्ली के नेता भी कई बार कांग्रेस के, मैंने अखबारों में पढ़ने को मुझे मिला कि प्रभारियों के खिलाफ भी कांग्रेस के नेताओं के बयान थे कि आते नहीं हैं, दिल्ली बैठ के निर्णय लेते हैं। तो इसी तरह दिल्ली में ज्वाइनिंग हुई है, यही मुख्यमंत्री का कहना था। और बहुत स्पष्ट है कि फ्यूज्ड बल्ब, चाहे वो इस दल में हो चाहे उस दल में हो, फ्यूज बल्ब जला नहीं करते। वहीं इस बीच पूर्व विधायक राजेंद्र भंडारी का बयान भी सामने आया है, जिसके सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। माना जा रहा है कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल होने वाले राजेंद्र भंडारी को अपने किए पर पछतावा हो रहा है। जनता की अदालत में जो हमारी कमियां हैं, जो गलतियां हैं, जो पार्टी छोड़ने के बाद लोगों की नाराजियां थी, आक्रोश था, मैं उसके लिए क्षमा याचना भी लोगों से करना चाहता था कि मेरे से गलती हुई है, लोगों की भावनाओं को मैंने आहत किया है, चोट पहुंचाई है, बिना पूछे हुए मैंने पार्टी बदली है।
राजेंद्र भंडारी के पछतावे पर कांग्रेस विधायक प्रीतम सिंह ने चुटकी ली है। उनका कहना है कि अब पछताने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि अब कुछ हो नहीं सकता। कांग्रेस के विधायक अपने क्षेत्र में अच्छा काम कर रहे हैं। देखिए, राजेंद्र भंडारी जी का बयान आया है और उन्होंने अपने निर्णय पर पश्चाताप किया है। कहावत है ना, फिर क्या होता है जब चिड़िया चुग गई खेत। अब तो बात बनने वाली नहीं है। हमारे विधायक वहाँ पर मजबूती से काम कर रहे हैं। इन सब दल बदल के बीच कांग्रेस के कद्दावर नेता और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का 15 दिन का संन्यास भी चर्चाओं में है। माना जा रहा है कि हरदा का राजनीति से ये छोटा सा ब्रेक यूं ही नहीं है, बल्कि उनकी नाराजगी का हिस्सा है, क्योंकि हरीश रावत जिस चेहरे को पार्टी में शामिल करवाना चाहते थे वो मुमकिन हो नहीं पाया। यानी कि कांग्रेस भले ही अपना कुनबा बढ़ाने में लगी हो, लेकिन पुराने नेताओं की नाराजगी अब खुलकर सामने आने लगी है, जो पार्टी के लिए घातक साबित हो सकती है। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से सुशांत सिंह और अशोक कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। हरीश रावत ने जब से ऐलान किया है कि वो 15 दिन के लिए राजनीतिक ब्रेक पर रहेंगे, तब से सियासी गलियारों में उनका ये फैसला कांग्रेस से नाराजगी के तौर पर देखा जा रहा है। जहां एक तरफ हरदा की नाराजगी को लेकर कांग्रेस खेमे में बची नजर आ रही है, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी तंज कस रही है कि अब हरीश रावत की कांग्रेस में पूछ नहीं है। देखिए रिपोर्ट। हरीश रावत हैं कांग्रेस से नाराज, खेमों में बटी हुई दिख रही कांग्रेस। कुंजवाल ने दिया हरदा का साथ। कांग्रेस नेता हरीश रावत ने एक बार फिर उत्तराखंड कांग्रेस की राजनीति में भूचाल ला दिया। कांग्रेस से हरीश रावत की नाराजगी बढ़ गई है और हरीश रावत की नाराजगी से कांग्रेस खेमों में बटी हुई दिखाई दे रही। हाल ही में कांग्रेस ने 6 विधानसभा सीटों से 6 प्रमुख नेताओं को कांग्रेस में शामिल किया। ऐसे में कहा जा रहा है कि हरीश रावत की नाराजगी बढ़ गई है। दरअसल हरीश रावत रामनगर से संजय नेगी को पार्टी में शामिल कराना चाहते थे, लेकिन कांग्रेस के नेता और प्रभारी के सामने इस बार हरीश रावत की एक न चली और संजय नेगी को पार्टी में शामिल नहीं किया गया। हरीश रावत ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर 15 दिनों के लिए राजनीतिक कार्यों से दूरी बनाने की बात लिखी है। अब उनकी इस लड़ाई में उनके साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गोविंद सिंह कुंजवाल भी कूद पड़े हैं। गोविंद सिंह कुंजवाल ने साफ कहा है कि हरीश रावत को नाराज कर कांग्रेस उत्तराखंड में चुनाव नहीं जीत पाएगी। उन्होंने कहा कि हरीश रावत अब इस बात से पीछे नहीं हटने वाले। अगर उन्होंने कोई कदम उठा लिया तो उसका नुकसान कांग्रेस को ही होगा। लेकिन उसी ज्वाइनिंग में हरीश रावत जी ने संजय नेगी का नाम भी सुझाया था, जो रामनगर से हैं, निर्दलीय हैं, आज तक किसी दूसरी पार्टी में नहीं गए हैं, और जब चुनाव लड़ते हैं तो 15 से 20 हज़ार वोट ले आते हैं। निर्दलीय के रूप में 15 से 20 हज़ार वोट वाला व्यक्ति बहुत मायने रखता है। तो उनको ज्वाइन कराने के लिए माननीय हरीश रावत जी ने जब कहा तो सभी ने उसको नकार दिया। उस बैठक में हमारे प्रदेश की माननीय प्रभारी जी भी थी और वरिष्ठ लोग तो थे ही। तो जब उनकी बात नहीं मानी गई तो अब वो कहते हैं कि मैं इस मुद्दे से पीछे नहीं हट सकता। अच्छा, तब से उनकी गतिविधियाँ कुछ अलग अलग किस्म की हो रही हैं, कभी कुछ बयान दे रहे हैं, कभी कुछ बयान दे रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में मानना मेरा ये कहना है कि हरीश रावत जी जैसे वरिष्ठ नेता इस प्रदेश के और देश में भी उनके कई फॉलोअर हैं, वो अगर कोई गलत निर्णय ले लेते हैं चुनाव के वर्ष में तो फिर कांग्रेस नुकसान में जाएगी। हरदा को किया जा रहा साइडलाइन, कांग्रेस का उम्रदराज नेताओं से किनारा। वहीं दूसरी ओर इसको लेकर बीजेपी कांग्रेस से चुटकी ले रही है। बीजेपी विधायक विनोद चमोली ने कहा कि जिस तरह से कांग्रेस में बीते समय से जो घटनाक्रम चल रहा है, उसे सहज अनुमान लगाया जा सकता है कि हरीश रावत धीरे धीरे साइडलाइन किए जा रहे हैं। और सिर्फ हरीश रावत ही नहीं, जो कांग्रेस में उम्रदराज नेता है, उन्हें किनारे लगाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस में इस वक्त अंतर्द्वंद चरम पर है और चुनाव नजदीक आते आते कांग्रेस आपस में ही लड़ेगी। मैं पहले ही कह रहा था कि कांग्रेस में जो घटनाक्रम चल रहे हैं उनको देखते हुए ये अनुमान सहज लगाया जा सकता था कि हरीश रावत जी धीरे धीरे हाशिए पे जा रहे हैं। और मात्र हरीश रावत ने तो जो उनका जो पुराना नेतृत्व है, जो कह सकते हैं कि पुराने कांग्रेसी हैं, ये जो थोड़ा सा उम्रदराज कांग्रेसी हैं, वो धीरे धीरे किनारे किए जा रहे हैं। और ये जो अभी घटनाक्रम चल रहा है ये उसी की परिणति है। तो मैं समझता हूँ कि कांग्रेस के अंदर अंतर्विरोध इस समय चरम पर है
और चुनाव नजदीक आते आते देखना ये सड़कों पर जुतम पैजार होगी, ये आपस में लड़ेंगे। 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले अब तमाम राजनीतिक पार्टियों में सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं। दल बदल की राजनीति इस वक्त चरम पे है। कई राजनीतिक पार्टियों छोड़कर लोग भाजपा और कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं। बात करें उत्तराखंड कांग्रेस की, उत्तराखंड कांग्रेस में हाल ही में कुछ बड़े नेता दिल्ली जाकर ज्वाइनिंग करते हैं और भाजपा छोड़कर कांग्रेस में आते हैं। कांग्रेस में आने के बाद जब वो शामिल हुए तो इसका जो है वो नेगेटिव असर भी देखने को मिला, जहां पर कुछ जो कांग्रेस के नेता हैं वो नाराज हुए, उन्होंने इस्तीफा तक दे दिया। वहीं अब अगर बात करें हम, जो सबसे बड़ा नाम उत्तराखंड कांग्रेस में माना जाता है वो है पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत। जब इन लोगों ने, जो 6 लोग थे, उन्होंने दिल्ली जाकर जब सदस्यता ग्रहण करी, उसके बाद से ही हरीश रावत ने एक सोशल मीडिया पर पोस्ट डालकर ये बताया कि वो 15 दिन तक राजनीतिक कार्यक्रमों से दूरी बना के रखेंगे। मगर वहीं जो चर्चाएं हैं और जो सूत्र हैं उनकी माने तो जो रामनगर से संजय नेगी, जो उनके बहुत ही करीबी माने जाते हैं, उनकी भी ज्वाइनिंग इसी जो सदस्यता ली गई थी दिल्ली में जाके, उनमें होनी थी। मगर कुछ नेताओं द्वारा इसकी नाराजगी जताई गई, जिसके बाद हरीश रावत ने राजनीतिक कार्यक्रमों से दूरी बनाई और अपनी नाराजगी व्यक्त की। बात करें, और भी कई ऐसे नेता हैं जो आने वाले समय में शामिल होंगे और कांग्रेस में जो ये खींचतान का दौर है और जो अंदरूनी नाराजगी है वो निकलकर सामने आएगी। मगर हाल फिलहाल हरीश रावत का ये कहना है कि वो ऐसा कुछ नहीं, 60 साल की उम्र उनकी हो चुकी है और जो राजनीतिक करियर है 60 साल में उनका इतना ब्रेक तो बनता है। मगर राजनीतिक विश्लेषक का ये कहना है कि यह जो अंदाज है हरीश रावत का, ये पुराना है और काफ़ी लंबे समय से जब भी उन्हें कोई मैसेज हाईकमान तक पहुंचाना होता है तो वो ऐसे पोस्ट सोशल मीडिया पे शेयर करते हैं ताकि उनका ध्यान हरीश रावत तक पहुंच सके। बहरहाल अभी जो दल बदल का दौर है वो आने वाले चुनाव तक ये और तेज़ होने वाला है और कितने अभी और नाम हैं। फिलहाल संजय नेगी को अभी असमंजस बना हुआ है कि वो शामिल होंगे या नहीं। इसको लेकर नाराज़गी हरीश रावत की ज़रूर दिखाई दे रही है, मगर कुछ नेता ये भी कह रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, कांग्रेस में ऑल इज़ वेल है। अब देखना होगा आने वाले दिनों में कौन से ऐसे नेता हैं जिनको लेकर पार्टी के अंदर नाराज़गी दिखाई देती है और उनका शामिल होना पार्टी के कार्यकर्ताओं पर क्या असर डालता है। रफ्तार मीडिया से देहरादून के लिए अपने वीडियो जर्नलिस्ट अफजाल के साथ सुशांत सिंह। विद्युत नियामक आयोग ने प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत देते हुए बिजली टैरिफ जारी कर दिया है। विद्युत नियामक आयोग ने इस साल टैरिफ में कोई बढ़ोतरी नहीं की है। बता दें कि यूपीसीएल ने मौजूदा टैरिफ पर 16% बढ़ोतरी का प्रस्ताव भेजा था, लेकिन नियामक आयोग ने किसी भी स्लैब में बिजली की दरें नहीं बढ़ाई है। हालांकि कुछ उपभोक्ता श्रेणी में बदलाव किया गया है। जानकारी के मुताबिक प्रीपेड मीटर योजना का लाभ उठाने वाले उपभोक्ताओं को ऊर्जा प्रभार में 4 और अन्य को 3% की छूट दी जाएगी। 731 करोड़ का ARR दिया गया था, उसके सापेक्ष आयोग द्वारा उसको अनुमोदित 12,459.5 किया गया। इस प्रकार अगर देखा जाए तो 100 करोड़ EPCL सरप्लस में था, जो उसको इंडस्ट्री में रियायत दी गई और बाकी अन्य कैटेगरी जैसे ग्रामीण डोमेस्टिक, RTS2, कमर्शियल, PTW, इंडस्ट्री, STLT, EV चार्जेज में कोई वृद्धि नहीं की गई। मंगलवार को हल्द्वानी के नगर निगम की बोर्ड बैठक पार्षदों के हंगामे की भेंट चढ़ गई। बोर्ड बैठक शुरू होते ही नगर निगम के मेयर गजराज बिष्ट के सामने पार्षदों ने खाद्य विभाग के अधिकारियों के खिलाफ गैस सिलेंडर की किल्लत को लेकर जमकर हंगामा किया। वहीं मेयर ने किसी तरह पार्षदों को शांत करवाया और जैसे तैसे शुरू हुई बोर्ड बैठक में 16 प्रस्तावों के साथ 183 करोड़ का बजट पास हुआ। उधर पार्षदों ने बोर्ड बैठक में घरेलू गैस की किल्लत का मुद्दा गायब होने पर नाराजगी जाहिर की। साथ ही मेयर पर चालाकी से बजट को पास कराने का आरोप लगाया। लगभग 183 करोड़ का हमने बजट पास किया है 26-27 के लिए और 14 प्रस्ताव
कार्यकारिणी ने पास किए थे, जो आज पास हुए हैं। 3 जगह पर धोबी घाट, बिठोरिया और ब्लॉक में 3 नए शौचालय बनाने का वो पास हुआ है। और जो हमारी किराए की दुकानें हैं, जो हमारे निगम की, उनका किराया बढ़ाने का एक विचार आया था, वो भी इसको पूरे कार्यकारिणी ने पास किया है, बोर्ड बैठक में। और जो कॉमर्शियल हम ले रहे थे आपके ग्रामीण क्षेत्र में, वो हमने 25% छूट दी थी लोगों को 31 मार्च तक, उसको भी हमने इस बजट के मतलब आज के बोर्ड की बैठक के माध्यम से पास करा लिया। देखिए, हमारी बोर्ड बैठक की मीटिंग थी आज नगर निगम की, वो संपन्न हुई। हमने सबसे पहले एक मुद्दा रखा मेयर साहब के आगे कि आप इंडियन गैस वालों को बुलाओ। मेयर साहब ने बड़ी चालाकी से, जिस चालाकी से वो ये मेयर का चुनाव जीतते हुए निकाल के ले गए, उसी चालाकी से उन्होंने हमसे नगर निगम में कहा कि अभी इंडियन गैस ऑफिस वाले आ रहे हैं, अभी बस आप एक प्रस्ताव पास करो, दूसरा प्रस्ताव पास करो। सारे प्रस्ताव उन्होंने चालाकी से पास करवा लिए। जब हमने उनसे पूछा इंडियन गैस वाले कहाँ हैं, तो उन्होंने हमारे सामने एक 6 फुट के डांगी जी को ला के रख दिया, जिनका कहीं से कहीं तक कोई रोल नहीं था। देहरादून के राजपुर में गोलीबारी की घटना ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि दबंगों में पुलिस का कोई खौफ नहीं है। भले ही घटना के बाद दून पुलिस एक्टिव हुई हो और पब बार में चेकिंग अभियान चला रही हो, लेकिन सवाल है कि यह सब आखिर कब तक, क्योंकि हर एक घटना के बाद पुलिस इतनी ही मुस्तैदी दिखाती है, लेकिन समय के साथ सब ठंडा पड़ जाता है। देखिए रिपोर्ट। दबंगों में नहीं पुलिस का खौफ, देहरादून में खुलेआम गुंडागर्दी, नियमों की धज्जियां उड़ा रहे नाइट बार, दून पुलिस की इकबाल पर सवाल। बीते रोज देहरादून के राजपुर इलाके में गोलीबारी की घटना ने सबको हैरत में डाल दिया, जिसे ओवरटेकिंग विवाद बताया जा रहा था। असल में ये विवाद देहरादून के जेनजी नाइट क्लब से शुरू हुआ, जिसका पुलिस ने खुलासा किया है। 30 मार्च सुबह राजपुर थाना क्षेत्र में हुई फायरिंग में रिटायर्ड ब्रिगेडियर मुकेश जोशी की मौत मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस की माने तो आरोपियों में जेनजी क्लब के मालिक संदीप और मुख्य आरोपी आदित्य भी शामिल है, जबकि 4 आरोपी फरार हैं, जिनकी पुलिस तलाश कर रही है। मैं यह भी सुनिश्चित करूंगा कि इसमें जो भी लोग शामिल थे, भले वो किसी भी जगह हो, प्रत्यक्ष हो परोक्ष हो, सबके खिलाफ सख्त वैधानिक कार्रवाई होगी। इसी को ध्यान में रखते हुए अभी आज हम लोगों ने 4 लोगों की अरेस्टिंग की है, जिसमें इस जेनजी क्लब के जो मालिक है संदीप, उसको भी हम लोगों ने अरेस्ट किया है। साथ में जो अभियुक्त हैं और दूसरा जो पक्ष है, उसमें एक व्यक्ति आदित्य चौधरी, उसको भी अरेस्ट किया गया है। उसके जो साथी हैं, अभी 3 उसके साथी हैं वो जो फरार चल रहे हैं 4, उस पर भी हम जल्दी ही पकड़ लेंगे। उनके फ़ोटो हम लोगों के द्वारा जारी किए गए हैं और उनके खिलाफ भी सख्त वैधानिक की जाएगी। इस घटना के बाद देहरादून पुलिस ने मुस्तैदी दिखाई है। जहां शहर भर में पुलिस चेकिंग कर रही है, तो वहीं देहरादून के तमाम पब, बार, रेस्टोरेंट में भी सख्ती दिखाई जा रही है। जिस नाइट क्लब जेनजी में ये विवाद हुआ, उस पर भी पुलिस ने एक्शन लिया है, क्योंकि नियमों की अनदेखी कर ये नाइट क्लब चल रहा था। रविवार देर रात करीब सुबह 5:30 बजे तक जब यहाँ पर पार्टी हो रही होती है, तो 2 गुटों के बीच में यहाँ पर विवाद हो जाता है। और ये विवाद जो मिली जानकारी के मुताबिक है कि एक युवती को लेकर के और पैसे को लेकर के ये विवाद होता है, जिसके चलते बाहर से आए जो युवक हैं उनकी यहाँ जेनजी क्लब के कर्मचारी और बाउंसर्स के साथ हाथापाई होती है, जिसके चलते उस हाथापाई के बाद जब उन युवकों को बाहर निकाला जाता है, तो वो युवक यहाँ बाहर निकल कर के घात लगा करके बैठे रहे कि कब जाकर के क्लब बंद हो और जो कर्मचारी है, बाउंसर्स हैं, उनके साथ जो है उस हाथापाई का बदला लिया जा सके। और इसी के चलते जब क्लब बंद होता है, कर्मचारी और बाउंसर के साथ फिर से हाथापाई होती है और जाते जाते दोनों ही गाड़ियां एक दूसरे का पीछा करती हुई, तो पीछे से गाड़ी की ओर से फायरिंग की जाती है अगली गाड़ी पर, जिसके चलते अगली गाड़ी पर फायरिंग के दौरान मॉर्निंग वॉक कर रहे रिटायर्ड ब्रिगेडियर मुकेश जोशी को गोली जाकर लग जाती है। उसी दौरान उनको अस्पताल जब लेकर के जाया जाता है, तो उनकी मौके पर ही मौत हो जाती है। अब इसके बाद ही पुलिस बाकी पब, बार, रेस्टोरेंट पर भी सख्ती बरतती नजर आ रही है, जिस पर विपक्ष ने भी सवाल उठाए हैं। कांग्रेस विधायक प्रीतम सिंह ने पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े किए हैं। ये नाइट क्लब जहाँ चल रहे हैं, वो मैं समझता हूँ कि राजपुर रोड बहुत ही आवागमन वाली भी, और आवागमन के साथ साथ जो है इस रोड पर जो है, चाहे चीफ सेक्रेटरी का आवास हो, चाहे एसएसपी का आवास हो, चाहे
अन्य बड़े बड़े के सबके आवास उस क्षेत्र में है, लेकिन बेखौफ जो है नाइट क्लब जो है सुबह सुबह तक खुले रह रहे हैं। कभी पुलिस ने कहीं पर भी कोई रेड की होती, चेक किया होता तो ये स्थिति पैदा नहीं होती। ये कोई पहली घटना नहीं जिसे लेकर पुलिस की कार्यप्रणाली सवालों के घेरे में हो। बीते महीने एक के बाद एक कई वारदातें देहरादून से सामने आई, जिसने कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए। दून पुलिस को कटघरे में खड़ा कर दिया गया। दून में बेपटरी होती कानून व्यवस्था को देखते हुए देहरादून एसएसपी को बदल दिया गया। देहरादून की जिम्मेदारी प्रमेंद्र डोभाल के हाथों में सौंपी गई, लेकिन हालात कुछ बदलते नजर नहीं आ रहे। ना तो बदमाशों में कोई खौफ दिख रहा है और ना ही पुलिस की मुस्तैदी, जिससे दून वासियों की चिंता और बढ़ गई है। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से अशोक कुमार, सुशांत सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। देहरादून के जोड़ी में हुए गोलीकांड में मारे गए रिटायर्ड ब्रिगेडियर मुकेश कुमार जोशी के मामले को लेकर कांग्रेस का पूर्व सैनिक विभाग आक्रोशित है। कांग्रेस पूर्व सैनिक विभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष रिटायर्ड कर्नल रोहित चौधरी ने राज्य सरकार को चेतावनी दी है कि अगर सरकार ने अब भी इस मामले के बाद कड़े कदम नहीं उठाए और कानून व्यवस्था को दुरुस्त नहीं किया तो कांग्रेस का पूर्व सैनिक विभाग आंदोलन करने को मजबूर होगा। वहीं उन्होंने सरकार पर सैनिक और उनके परिवार की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने का आरोप लगाया है। मुद्दा बड़ा सिंपल और स्ट्रेट है। हमारे ब्रिगेडियर M.K. जोशी साहब की हत्या हुई है, दिन दहाड़े हत्या हुई है। सुबह 6 बजे मॉर्निंग वॉक के लिए जब आदमी जाता है तो उस समय किस तरह से यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ऐसी खराब है इस प्रदेश में और देहरादून के अंदर कि किस तरह से दो गाड़ियां जो है आपस में भिड़ती हुई आए और फिर उसके अंदर गोलीबारी होती है और जिसके अंदर हमारे ब्रिगेडियर साहब की जान चले जाती है। इस सवाल को करने के लिए आए हैं। कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से सेंसिटिव है अपने सैनिक और सैनिक समाज को लेकर कि जिन लोगों ने देश की सेवा की है, सुरक्षा की है, सरहदों की रक्षा की है, जिसकी वजह से आप और मैं सुरक्षित हैं अपने घरों में, विश्वास था ये, और इस विश्वास को तोड़ने का काम जो आज हमारे प्रशासन ने और जो उत्तराखंड की सरकार है, मुख्यमंत्री धामी साहब के जो होम मिनिस्टर भी हैं, उनके देखरेख के अंदर अगर ये सुरक्षा प्रणाली के अंदर चूक हुई है और गलतियां हुई है, उसका सवाल करने के लिए आए। खटीमा की कृषि मंडी समिति में 1 अप्रैल से शुरू हो रही गेहूं खरीद की तैयारियों को लेकर बैठक हुई। बैठक में भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारियों और मंडी अधिकारियों ने चर्चा की। इस दौरान भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारियों ने मंडी प्रशासन से मांग की है कि गेहूं की तुलाई के लिए उचित व्यवस्था की जाए ताकि केंद्रों पर पर्याप्त मात्रा में बोरियां और लेबर की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। वहीं वरिष्ठ विपणन अधिकारी केसी आर्य ने बताया कि मंडी समिति में 2 क्रय केंद्र स्थापित किए गए हैं। इसके अलावा ब्लॉक में कुल 33 क्रय केंद्र लगाए गए हैं। बता दें कि इस साल गेहूं का सरकारी समर्थन मूल्य 2,585 रुपये निर्धारित किया गया है। जैसे गेहूं की फसल पककर तैयार हो गई है और आज एक यूनियन की तरफ से कॉल दी गई थी, किसानों की यहाँ मीटिंग की गई है और इसमें यही मुद्दे उठाए गए हैं कि कल जो है 1 अप्रैल से जो है सुचारू रूप से सभी गांव में क्रय केंद्र लग जाने चाहिए, पूरी उसकी व्यवस्था होनी चाहिए और किसानों को अपील की है कि वो सभी अपनी जो है रजिस्ट्रेशन वो करवा लें। और मीडिया के माध्यम से हम आज सरकार को भी अपील करते हैं कि बहुत सुचारू रूप से इस बार गेहूं की खरीद जो है वो किसानों की करवाएं, क्योंकि मार्केट का रेट जो है कुछ कम है और तभी फायदा होगा, किसानों को तभी लाभ मिलेगा जब उनकी गेहूं MSP पे बिक जाएगी। सुखवंत आत्महत्या मामले को लेकर एडीजी लॉ एंड ऑर्डर वी मुरुगेशन ने बयान दिया है। उन्होंने कहा कि मामले में आगे की कार्रवाई के लिए एसटीएफ की रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। बता दें कि हल्द्वानी पहुंचे एडीजी लॉ एंड ऑर्डर वी मुरुगेशन ने नैनीताल और उधम सिंह नगर जिले के अधिकारियों के साथ बढ़ते अपराध को लेकर समीक्षा बैठक की और इस दौरान उन्होंने पुलिस अधिकारियों को बढ़ते अपराधों पर लगाम लगाने और प्रभावी कार्रवाई करने के निर्देश दिए। बैठक में साइबर क्राइम और नशे के खिलाफ विशेष अभियान चलाने के लिए भी कहा। हमारी जो फोकस एरिया है क्राइम कंट्रोल पे, वुमेन सिक्योरिटी पे, मिसिंग पर्सन्स पे, साइबर क्राइम, NDPS एक्ट, इस पे हमने कुछ डेटा के रिव्यू किए हैं, जहाँ पे भी हमारा जो क्षेत्र अधिकारी अपने कर्तव्यों में ढीला है उन्हें निर्देश दिए कि भाई अपना वर्क कल्चर इम्प्रूव करो और खास करके क्राइम अगेंस्ट वुमेन में पूरा ध्यान देने का। और कंप्लेंट्स है खास करके 1905 CM हेल्पलाइन के जो कंप्लेंट्स है उस पर भी टाइम फ्रेम में उसको निस्तारण करें, जनता का कंप्लेंट को बहुत ही सीरियसली लें।
पौड़ी में लोक रंग उत्सव का आयोजन हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में अलग अलग राज्यों से आए कलाकारों ने अपनी संस्कृति और परंपरा से जुड़े लोक नृत्य और लोक गायन को प्रस्तुत किया। बता दें कि कार्यक्रम का आयोजन उत्तर क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र पटियाला ने आयोजित किया था। वहीं स्थानीय विधायक राजकुमार पौड़ी और दर्शकों ने एक मंच पर विविध संस्कृति से जुड़े इस कार्यक्रम को सराहा। उन्होंने कहा कि ऐसे आयोजन आज की पीढ़ी को अपनी संस्कृति से जोड़ते हैं। उधर कार्यक्रम में आए कलाकारों ने भी आयोजकों का आभार जताया। आज पौड़ी के लिए वास्तव में अपने आप में एक गौरव का क्षण है कि यहाँ पर पूरे देश भर में से 6 प्रांतों की यहाँ पर सांस्कृतिक टीमें आ रखी हैं और अपनी अपनी सांस्कृतिक धरोहर का प्रदर्शन कर रही हैं। यहाँ पर अपनी कला का प्रदर्शन कर रही हैं, अपने वहाँ की वेशभूषा का यहाँ पर प्रदर्शन हो रहा है। और मैं ये समझता हूँ कि पौड़ी वासियों के लिए बहुत ही एक सीखने का अवसर है, देखने का और समझने का अवसर है। मेरा नाम गुरसेख सिंह, हम फिरोजपुर से हैं, RSD कॉलेज। हमारा जो नॉर्थ जोन कल्चर है उसकी तरफ से सभी स्टेट का डांस आया, जैसे राजस्थान, जम्मू कश्मीर, हिमाचल और भी जो पुराना हमारा कल्चर था जैसे पंजाब से भंगड़ा, ये सभी नॉर्थ जोन की तरफ से आया है। जैसे हम पहले देहरादून 3 दिन वहाँ हमने परफॉर्म किया और कल हम श्रीनगर में परफॉर्म करके आए हैं। आज हमने यहाँ गढ़वाल पौड़ी में किया है। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन चलते चलते एक नजर डालते इस वक्त की हेडलाइंस पर। चंपावत दौरे पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, साइंस सेंटर का किया निरीक्षण, जांचा काम, कहा पूरा होगा प्रदेश के छात्रों का साइंटिस्ट बनने का सपना। प्रधानमंत्री मोदी का उत्तराखंड का संभावित दौरा तय, जल्द होगा औपचारिक ऐलान। एक्सप्रेसवे के उद्घाटन के साथ ही देहरादून में जनसभा की तैयारी तेज। 2027 से पहले बिछी सियासी बिसात, हसरतें पूरी करने के लिए शुरू हुआ नेताओं का दल बदल का खेल। जनमत से नहीं है माननीयों को प्रेम। और प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत, विद्युत नियामक आयोग ने जारी किया बिजली टैरिफ, बिजली की दरों में इजाफा नहीं।